हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अरस्तु से संबंधित जानकारी दी थी। मैंने आपको अरस्तु का सामान्य परिचय, अरस्तु की अध्ययन पद्धति, अरस्तु की रचनाएं, प्लेटो और अरस्तु के पद्धतियों में अंतर, अरस्तु का न्याय सिद्धांत, प्लेटो और अरस्तु की न्याय संबंधी धारणा में अंतर बताया था। आप इस जानकारी को विस्तार में जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अरस्तु के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आपको अरस्तु के बारे में उसके आगे बताएंगे। आज हम आपको पहले अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए आज हम आपको अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत बताते हैं। स्टूडेंट, अरस्तु के द्वारा भी शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसका होना सभ्य समाज और नगर राज्य के लिए आवश्यक है। शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ नागरिकों को कानून एवं प्रशासन से परिचित होने का मौका भी मिलता है। शिक्षा से प्रशासनिक, न्यायिक और सैनिक व्यवस्था का भी निर्माण होता है। शिक्षित और नैतिक नागरिकों के कारण शासन व्यवस्था का सुसंचालन होता है। जैसा कि सर्वविदित है, यूनानी दार्शनिकों ने शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना है कि शिक्षा से व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में रचनात्मक विकास किया जाता है और व्यक्ति के अंदर की पाश्विक प्रवृत्तियों का उन्मूलन किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के इस रचनात्मक कार्य से मानवीय समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि अरस्तु भी प्राचीन यूनानी दार्शनिकों में एक महत्वपूर्ण विचारक था, इसलिए शिक्षा के संबंध में उसका विचार देना लाजमी भी है। स्टूडेंट, अरस्तु अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में अपने शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आइए अब हम आपको अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य और महत्व बताते हैं। सबसे पहले, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की भावनाओं को सही दिशा में मोड़ना है, ताकि उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ राज्य का भी हित हो। और अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का एक उद्देश्य यह है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कानून और संवैधानिक प्रावधानों से परिचित कराना भी है, ताकि व्यक्ति द्वारा नागरिकता संबंधी कार्यों का सही एवं सुनिश्चित दिशा में संपादन हो सके और बेहतर राज्य यानी आदर्श राज्य अपने लक्ष्य के पास पहुंचे। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, उनके पाश्विक प्रवृत्तियों को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा द्वारा राज्य में ऐसा वातावरण बनाना है कि पुनः व्यक्ति में गलत प्रवृत्तियां जन्म न लें। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास दोनों है। प्लेटो के समान अरस्तु भी राज्य नियंत्रित शिक्षा देने की बात करता है। चलिए अब हम अरस्तु के शिक्षा का कार्यक्रम देखते हैं। अरस्तु ने अपने शिक्षावादी कार्यक्रम को किस तरह से प्रेजेंट किया है। अरस्तु अपने शिक्षा कार्यक्रम को 3 भागों में विभाजित करता है। प्रथम चरण जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक, दूसरा चरण 7 से 14 वर्ष की आयु तक और तीसरा चरण 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु तक। चलिए पहले हम प्रथम चरण के बारे में आपको बताते हैं। अरस्तु माता पिता के प्रेम व स्नेह के महत्व को देखते हुए कहता है कि शिक्षा का प्रथम चरण जो जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक का है, घर पर ही होना चाहिए। घर पर जो शिक्षा दी जाएगी वह बच्चों के माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि अबोध बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल माता पिता ही कर सकते हैं। अरस्तु ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चे जब तक दूध छोड़कर अन्य भोजन यानी अन्न या फल न लें, तब तक माता का ही दूध पिलाया जाना चाहिए। अरस्तु अपने शिक्षा सिद्धांत में इस वैज्ञानिक तथ्य को भी उजागर करता है कि बच्चे के हंसने और रोने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के हंसने और रोने से उसके शरीर व मन का व्यायाम हो जाता है। अरस्तु कहता है कि जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाए तो उसे सुंदर व सलील किस्से और कहानियां सुनाई जानी चाहिए तथा खेल में अभिरुचि पैदा की जानी चाहिए। अरस्तु यह चेतावनी देता है कि 5 वर्ष की आयु के बच्चों को कुसंगति, अपशब्द, झूठी कहानी, बकवाद, अश्लील चित्र आदि से बचाना चाहिए। ये था अरस्तु के शिक्षा कार्यक्रम का पहला चरण। अब हम अरस्तु के शिक्षा कार्यक्रम का दूसरा चरण बता रहे हैं। 7 से 14 वर्ष की आयु में यानी शिक्षा के इस द्वितीय चरण में अरस्तु ने बच्चों के शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान देने की बात कही है, लेकिन उसने बच्चे के कठोर व्यायाम पर प्रतिबंध लगाया है। अरस्तु के द्वारा इस आयु के बच्चे के लिए व्यायाम एवं संगीत की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की बात कही गई है, न कि गणित व दर्शन जैसी शिक्षा पर। अरस्तु कहता है कि संगीत एवं व्यायाम के अलावा इस उम्र के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाना चाहिए। अब चलिए हम अरस्तु का तीसरा चरण देखते हैं। 14 से 21 वर्ष की आयु में यानी शिक्षा के इस तृतीय चरण में बच्चों से ज़्यादा व्यायाम कराया जाना चाहिए, ताकि उनका शरीर शक्तिशाली हो और मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो सके।
इस काल में बच्चों को केवल कठिन व्यायाम ही नहीं कराया जाना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत संगीत, चित्रकला, गणित आदि विषयों पर भी अध्ययन पर जोर देना चाहिए। प्लेटो की भांति अरस्तु भी संगीत एवं चित्रकला को व्यक्तित्व के नैतिक विकास हेतु आवश्यक मानता है। ये थे अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के 3 चरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत को कितने चरणों में बांटा है या कितने भागों में बांटा है, तो आप बता सकते हैं कि अरस्तु ने शिक्षा सिद्धांत को 3 चरणों में बांटा है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के पहले चरण में क्या है, दूसरे चरण में क्या है, तीसरे चरण में क्या है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के चरणों को जानने के बाद अब उसकी कुछ विशेषताएं हम आपको बता देते हैं। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। ये आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत किस मार्ग का अनुसरण करता है, या अरस्तु किस मार्ग का अनुयायी था। तो आप बता सकते हैं कि अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। जैसा कि हम प्लेटो की शिक्षा योजना में देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन का आधे से ज़्यादा उम्र शिक्षा ग्रहण करने में लग जाता है, यानी प्लेटोनिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्टूडेंट, प्लेटो की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक दिए गए हैं, जिस पर आप प्लेटो के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अरस्तु ने व्यक्ति के 21 वर्ष की उम्र तक ही शिक्षा प्रदान करने की बात कही है, जो उचित एवं मध्यमार्गी दृष्टिकोण है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि अरस्तु अपने आदर्श राज्य यानी व्यवहारिक राज्य की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्लेटो की भांति राज्य नियंत्रित शिक्षा पद्धति को लागू किया है। उसका मानना है कि राज्य का स्थायित्व और विकास शिक्षा पर निर्भर है। इसी से आदर्श राज्य के नागरिकों में विनम्रता, उदारता, अनुशासन प्रियता, न्याय प्रियता, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आदर्श राज्य यानी बेहतर राज्य में शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो। स्टूडेंट, अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कानून से परिचित कराना है। यहाँ यह भी है कि अरस्तु की शिक्षा योजना में व्यावसायिकता का अभाव है, अर्थात अरस्तु अपने शिक्षा सिद्धांत में ऐसा कुछ भी नहीं करता जिससे व्यवसाय एवं नौकरी करने में सहायता मिले। अरस्तु की शिक्षा योजना नागरिकों के आंतरिक और बाह्य जीवन दोनों से संबंधित है। जब अरस्तु कहता है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, तो उस समय शिक्षा का स्वरूप आंतरिक हो जाता है। दूसरी ओर जब पुनः वह कहता है कि शिक्षा व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करती है, कानून की शिक्षा देती है, तब शिक्षा का संबंध बाह्य जीवन से हो जाता है। स्टूडेंट, अंत में अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं का जिक्र करते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि उसका शिक्षा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। स्टूडेंट, अब हम आपको अरस्तु का राज्य सिद्धांत बताएंगे। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति एवं राज्य के उद्देश्य के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है। यह उल्लेखनीय है कि अरस्तु ने राज्य शब्द का इस्तेमाल न करके पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ वर्तमान समय में राज्य से लगाया जा रहा है। पोलिस या स्टेट के संबंध में अरस्तु ने जो विचार व्यक्त किया है, उससे एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उसके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य को एक स्वामी भक्ति संस्था घोषित करके अरस्तु ने सोफिस्ट तथा सैनिक और आगे चलकर हॉब्स और लॉक के राज्य संबंधी विचारों से बहुत भिन्न विचार व्यक्त किया है। अब हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। अरस्तु के राज्य सिद्धांत में अरस्तु ने मानव प्रवृत्ति को राज्य की उत्पत्ति का स्रोत माना है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य न केवल जीना चाहता है, वह एक अच्छा और नैतिक जीवन जीना चाहता है। यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वह सदा प्रयास करता है, परंतु वह अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता, वह अकेला रह भी नहीं सकता। यही मनुष्य की प्रकृति है और मनुष्य इसी प्रकृति से धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तु का मत है कि मनुष्य में 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जिसके कारण वे एक दूसरे के संपर्क में आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वे मूल प्रवृत्तियां यौन संतुष्टि और आत्मरक्षा, यौन भावना और आत्मरक्षा के चलते परिवार का निर्माण होता है। स्त्री पुरुष मिलन सिर्फ लैंगिक या आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी होता है। वे दोनों जीवन पथ पर एक दूसरे के नैतिक मित्र होते हैं और एक दूसरे की सहायता कर आनंद का अनुभव करते हैं। परिवार में पिता का पुत्र पर और स्वामी का सेवक पर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार परिवार नैतिक रूप से श्रेष्ठ जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।
परिवार मानव जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। मनुष्य केवल अपनी भौतिक एवं प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुष्ट नहीं हो जाता है, उसकी कुछ सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। वह धार्मिक उत्सवों और त्योहारों द्वारा अपने सांस्कृतिक तृष्णा को शांत करना चाहता है। इन्हीं सुविधाओं की संतुष्टि के लिए ग्राम का अरबी भाव होता है, अर्थात जब बहुत से परिवार मिलकर एक जगह बसते हैं तभी गांव का निर्माण होता है। इस तरह सामाजिकता की प्रवृत्ति और उच्चतर जीवन की आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य गांव का भी निर्माण करता है। पर गांव स्वयं अपने में महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसमें मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। अरस्तु गांव को राज्य के विकास के मार्ग में एक आवश्यक सोपान मानता है, क्योंकि अनेक ग्रामों के सम्मिलन से ही राज्य का जन्म होता है। राज्य में मनुष्य अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। राज्य में वह सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। जीवन, समाज और नैतिक स्पष्टता, राज्य में मनुष्य को नैतिकता की प्राप्ति होती है। इसलिए राज्य में मनुष्य को उच्चतम आध्यात्मिकता क्षमता का विकास होता है। अरस्तु फिर से कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि यह कथन किसका है कि राज्य का अस्तित्व केवल जीवन के लिए नहीं बल्कि उत्तम जीवन के लिए है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी या दैवी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता, बल्कि वह राज्य के निर्माण में विकासवादी सिद्धांत को स्वीकार करता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि अरस्तु ने राज्य के उत्पत्ति संबंधी किस सिद्धांत को स्वीकार किया है, तो विकासवादी सिद्धांत, जिसके प्रथम चरण में परिवार, दूसरे चरण में गांव और अंतिम चरण में राज्य का निर्माण होता है, जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अंतिम चरण है। अरस्तु खुद कहता है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण और उत्तम जीवन को प्राप्त करना है। अब हम अरस्तु के राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत के प्राकृतिक स्वरूप को देखेंगे। अरस्तु ने जो विचार दिए हैं उनसे राज्य का स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। अरस्तु ने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी माना है और इसलिए उसका ऐसा विचार है कि वह बिना पोलिस या स्टेट के नहीं रह सकता। चूंकि मनुष्य अपने नैतिक विकास की पूर्णता को केवल राज्य में ही प्राप्त कर सकता है, इसलिए राज्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य स्वाभाविक संस्था केवल इसलिए नहीं है कि उसकी उत्पत्ति परिवार और गांव जैसी प्राकृतिक समुदायों से हुई है, बल्कि वह इसलिए स्वाभाविक है कि परिवार और गांव की उत्पत्ति स्वयं राज्य की उत्पत्ति के लिए आवश्यक सोपान है और केवल राज्य में ही इन संस्थाओं की परिणति होती है। देखते हैं कि राज्य की आवश्यकता क्यों है। राज्य की परम आवश्यकता अरस्तु के नज़रों में, अरस्तु के राज्य की दूसरी विशेषता यह है कि वह मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। मनुष्य प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु कहता है कि राज्य के बिना वह कुछ नहीं कर सकता, कुछ हो नहीं सकता। यदि राज्य ना हो तो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता पूरी ना होगी। राज्य की सदस्यता प्राप्ति के चलते ही मनुष्य का नैतिक विकास संभव है। अरस्तु सोचता है कि जब तक मनुष्य में तृष्णा, संवेदना और आवेग है तब तक उसे राज्य के निर्देशन की आवश्यकता है। अरस्तु ने यहाँ तक कहा है कि राज्य के अभाव में मनुष्य रह नहीं सकता। अगर कोई रहता है तो वह देवता ही हो सकता है। इस तरह राज्य मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। राज्य की पूर्ववर्तीता देखते हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती होता है। समय की दृष्टि से सर्वप्रथम व्यक्ति आता है, तब परिवार और गांव आता है और अंत में राज्य आता है। काल की दृष्टि से व्यक्ति, परिवार तथा गांव पोलिस से पूर्ववर्ती होती है, परंतु महत्व की दृष्टि से पोलिस या स्टेट का स्थान प्रथम है। अब हम अरस्तु के राज्य का आंगिक सिद्धांत देखते हैं। अरस्तु राज्य के आंगिक सिद्धांत में विश्वास करता है। मानवीय शरीर के सभी अंगों के अपने अपने कार्य होते हैं, पर वो एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं। शरीर का कोई भी भाग शरीर के अंग के रूप में ही अर्थ रखता है। शरीर से अलग रहकर उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य उस समय तक पूरा नहीं कर सकता जब तक वह राज्य का कार्य न करे। अरस्तु प्लेटो की भांति ही राज्य को आंगिक सिद्धांत में विश्वास करता है और राज्य की एकता को महत्व देता है। फिर भी अरस्तु का आंगिक सिद्धांत प्लेटो के आंगिक सिद्धांत से भिन्न है। प्लेटो राज्य की एकता के लिए राज्य के साथ व्यक्ति की पूर्ण एकरूपता को आवश्यक मानता है। वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को कम महत्व देता है, इसलिए उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने राज्य के समक्ष व्यक्ति को कुर्बान किया। दूसरी ओर अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानने के बावजूद इस बात पर बल देता है कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के अच्छे नैतिक जीवन के लिए है। अब हम इसके बाद अरस्तु के राज्य के उद्देश्य और कार्य देखते हैं।
अरस्तु का ऐसा विश्वास था कि प्रत्येक समुदाय का कुछ उद्देश्य होता है और राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च होता है। ऐसी स्थिति में राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च हित को पूरा करना है। वह सर्वोच्च हित है सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति। राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च हित को पूरा करना है और वह सर्वोच्च हित है सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति। सर्वोत्तम जीवन का विकास राज्य का उद्देश्य है और राज्य को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना है। इसलिए राज्य के उद्देश्य और कार्य के संबंध में अरस्तु की धारणा सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं। राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा एवं शांति की स्थापना करना ही नहीं, वरन उसका उद्देश्य नागरिकों को चरित्रवान और सद्गुणी बनाना है। इसके लिए नागरिकों को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कार्य है। राज्य व्यक्ति को ऐसे साधन प्रदान करें जिससे नागरिक आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट, अब हम आपको अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में अरस्तु ने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। दूसरे शब्दों में दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता। अरस्तु ने दासता की प्रकृति बताई है। दासता की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातों की चर्चा कहता है। पहला, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। उसने दासता की दूसरी प्रकृति बताई है कि वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी संपत्ति की एक वस्तु है और दूसरे के अधीन रहता है, दास है। अरस्तु ने दासता की तीसरी प्रकृति बताई है, संपत्ति की वस्तु जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है, वह दास है। अरस्तु के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनके संयोग से गृहस्थी बनती है और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी। परिवार के प्रमुख अंग हैं स्वामी और सेवक, या आप दास भी कह सकते हैं, स्वामी और दास, पति और पत्नी, पिता और बच्चे। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। अरस्तु ने संपत्ति को 2 भागों में बांटा है, एक सजीव संपत्ति और एक निर्जीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और दूसरी अचल संपत्ति आती है तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, पशु आदि आते हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति जरूरी है। अरस्तु के शब्दों में संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों से अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरणों की अपेक्षा अग्रणी होता है, क्योंकि निर्जीव उपकरणों से तभी काम लिया जा सकता है जब उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में ना रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है, और ये भी कि दास परिवार की संपत्ति है, इसका उपकरण है। उसका यानी कि दास का महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। खुद अरस्तु के शब्दों में संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं है। दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। अरस्तु लिखता है कि स्वामी अपने दास का स्वामी तो होता है, पर वह उसी का नहीं होता। इसके विपरीत दास न केवल अपने स्वामी का दास ही होता है, बल्कि पूरा का पूरा उसी का होता है। हमको यहीं से पता चलता है कि दास का स्वरूप क्या है। जो प्रकृति से ही अपना नहीं बल्कि किसी और का है, वह प्रकृति से ही दास है, और जो मनुष्य होते हुए भी किसी और का है, वह भी संपत्ति है। संपत्ति का कार्य संपादन का उपकरण कह सकते हैं, जिसका अपने स्वामी से पृथक अस्तित्व हो सकता है। अरस्तु ने दास प्रथा से संबंधित कुछ न्यायोचित दशाओं के बारे में भी कहा है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि यदि दास में बुद्धि और ज्ञान आ जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। अरस्तु कहता है कि स्वामी को दासों के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दासों से उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए, उससे अधिक नहीं। अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अरस्तु के अनुसार अंतिम लक्ष्य दासों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। यहाँ पे कुछ उसने दास के न्याय के लिए कहा है कि ऐसा होना चाहिए जिससे दास को भी थोड़ा न्याय मिल सके।
इतना सब कुछ कहने के बाद अरस्तु की एक विशेषता ये भी रही कि वह वंशानुगत दास्ता का विरोध करता है। अरस्तु की नज़र में वंशानुगत दास्ता संबंधी व्यवस्था उचित नहीं है। अरस्तु का मानना है कि यह जरूरी नहीं है कि दास का बेटा दास ही होगा। अगर दास के बेटे में विवेक तत्व की प्रधानता हो या विवेक तत्व दृष्टिगोचर हो तो उसे स्वामी के वर्ग में रखा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अरस्तु का दास्ता प्राकृतिक है, वंशानुगत नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अरस्तु का दास्ता प्राकृतिक है, वंशानुगत नहीं। साथ ही साथ अरस्तु ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर दास के पुत्र में स्वामी का लक्षण हो तो उसकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए ताकि उसके विवेक के आधार पर उसे स्वामी वर्ग में रखा जा सके। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं लास्ट में कि अरस्तु ने दास प्रथा के संबंध में कुछ मानवीय व्यवस्थाएं भी की हैं। स्टूडेंट, आज हमने आपको अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत, राज्य सिद्धांत और दास्ता सिद्धांत के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको अरस्तु के अन्य सिद्धांतों के विषय में भी विस्तार से जानकारी देंगे। पॉलिटिकल साइंस के आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।